सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आज आपको इस लेक्चर में माइकलसन और मॉडले प्रयोग के बारे में जानकारी दूंगी। यह प्रयोग आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत पाठ का प्रथम टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माइकलसन और मॉडले का ये प्रयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसको करने का क्या प्रयोजन था, यह वास्तव में क्यों किया गया था। तो चलिए हम ये समझ लेते हैं। माइकलसन और मॉडले का जो ये प्रयोग है, ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी ने आपेक्षिकता के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया और बाद में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो यह जो रिलेटिविटी का सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया, उसका मुख्य आधार इस प्रयोग के, माइकलसन और मॉडले प्रयोग के जो रिजल्ट्स आए थे उसके ऊपर आधारित थे। अब ये माइकलसन मॉडले प्रयोग जो वास्तव में किया गया था, वह किस लिए किया गया था, हम उसको देख लेते हैं। देखिए, पहले के जो पुराने समय में कोशिश ये की जा रही थी कि सभी पिंड जो भी गतिशील है उनका वास्तविक मान या निरपेक्ष मान, उनके वेग का निरपेक्ष मान किसी प्रकार से नापा जा सके। असल में भौतिक शास्त्र के अलग अलग थ्योरीज के ऊपर चिरसम्मित यांत्रिकी के आधार पर हमें यह तो पता था कि सभी पिंड गतिशील हैं और उनकी गति का मापन भी किया गया था, लेकिन उनका गति का मापन जो है वो किसी न किसी गतिशील पिंड के ऊपर के सहायता से ही ज्ञात हो सका था। तो कोशिश ये की जा रही थी, उसके बारे में बहुत सारे विचार थे, अलग अलग मान्यताएं थी, उसके ऊपर आधारित निरपेक्ष मान ज्ञात करने की कोशिश की जाती थी। जैसे प्रारंभ में ये मान लिया गया था कि पृथ्वी हमारी रुकी हुई है, तो फिर तो सभी पिंड जो भी गतिशील हम मानते थे वह निरपेक्ष मान ही निकलता था उनका। फिर बाद में और जानकारी प्राप्त हो जाने से हमें ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी तो गतिशील है, तो सूरज को स्थिर मान के उसके ऊपर आधारित अलग अलग पिंडों के वेगों का मान ज्ञात किया गया। तो इस तरीके के जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे पता चला कि सभी पिंड गतिशील हैं, और सभी पिंड गतिशील है इसलिए किसी भी गतिशील पिंड के सापेक्ष अगर दूसरे गतिशील पिंड का वेग हम ज्ञात करते हैं तो कभी भी हमें वास्तविक वेग नहीं प्राप्त होगा, हमें हमेशा सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी ही प्राप्त होगी। तो इसके लिए बड़े प्रयास चल रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर अलग अलग सुझाव दिए। उसमें मुख्य सुझाव जो आया वह न्यूटन की तरफ से था। न्यूटन ने जो सजेशन दिया था वो जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है या चिरसम्मित यांत्रिकी की है, उसके ऊपर उसने एक सुझाव दिया। उसने कहा क्यों ना पूरे संसार में एक ऐसा निर्देश तंत्र हम ढूंढे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो कि स्टेशनरी हो, और अगर वो स्टेशनरी निर्देश तंत्र हमें मिल जाता है तो उसके सापेक्ष जो भी हम पिंडों की गति निकालेंगे वो अपने आप ही वास्तविक हो जाएगी। उनका जो वेग है उसका वास्तविक मान हमारे को प्राप्त करा जा सकता है। इस फ्रेम को उसने एब्सोल्यूट फ्रेम या निरपेक्ष निर्देश तंत्र, इनवेरिएंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दे दिया। अब इस सजेशन के बाद अलग अलग वैज्ञानिक इस प्रकार के फ्रेम को खोजने का प्रयास करने लगे कि किसी तरीके से हम ऐसा फ्रेम ढूंढ पाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
जो स्थिर हो, जड़त्वीय हो और जिसके सापेक्ष सभी पिंडों का वास्तविक वेग का वास्तविक मान ज्ञात किया जा सके। ये प्रक्रिया चल ही रही थी, उसी के बीच में मैक्सवेल ने एक नई खोज करी। मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया, उसने अपने डिस्कवरी के ऊपर उसने ये सिद्ध किया कि प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब वेव है, इससे पहले कई बार ये उसको कॉर्पस्कल थ्योरी से उसको पार्टिकल नाम दिया, कभी उसको तरंग फॉर्म में ले लिया हाइगन की थ्योरी के ऊपर आधारित। अल्टीमेटली मैक्सवेल ने कहा वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब उसको तरंग कह दिया तो लोगों के या वैज्ञानिकों के उस समय कई विचार दिमाग में आने लगे। विचार इसलिए आए क्योंकि उस समय हमें ये ज्ञात था कि जो ध्वनि है वह भी एक तरंग है और ध्वनि तरंगे जो हैं बगैर किसी माध्यम के संचरित नहीं हो सकती। इसी प्रकार से वाटर वेव्स सभी जानते थे, आज भी अपन जानते हैं कि वाटर वेव्स पानी की सतह पर बनती हैं, यानी उसको पानी एक माध्यम है जो उन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने में मदद करता है। इसलिए उस समय की फिजिक्स के ऊपर या वैज्ञानिकों के दिमाग में एक विचार आया कि क्योंकि ध्वनि एक तरंग है और उसे माध्यम की आवश्यकता है, जल तरंग को भी जल की जो तरंगे हैं उसको भी एक माध्यम की आवश्यकता है। इसीलिए प्रकाश को जब हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कह रहे हैं तो उसको भी किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह संचरित होने के लिए। तो जब ये विचार दिमाग में आ गया तो प्रकाश के संचरित होने के लिए एक माध्यम की खोज की जाने लग गई। तो अब माध्यम की खोज करने के लिए सबसे पहले दिमाग में ये विचार आया कि वो माध्यम होगा कैसा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो उसके लिए खोज शुरू हुई। तो उस पर जो उसकी प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर उसको देखते हुए उस माध्यम में जो खास बात होनी चाहिए उसके बारे में कई विचार आए। तो वो विचार क्या थे, वो मुख्य रूप से प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज प्राप्त हुई थी उसके ऊपर ही आधारित थे। ये चीज पहले ही सिद्ध हो चुकी थी कि जो प्रकाश है की जो प्रकृति है वो ट्रांसवर्स नेचर की यानी अनुप्रस्थ नेचर की है और उसका वेग जो है वो बहुत ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होता है। तो ये चीज सिद्ध हो चुकी थी। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए जो माध्यम प्रकाश के लिए जो माध्यम उपयुक्त होगा उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर ली गई। कैसा होना चाहिए, वह माध्यम जो है वो एक ठोस होना चाहिए और ठोस भी ऐसा ही नहीं, उसकी दृढ़ता बहुत अधिक होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्रकाश है उसका वेग अत्यधिक है, बहुत उच्च वेग से है। अब उच्च वेग से अगर प्रकाश किसी माध्यम में से गुजरेगा तो वह उसको अपने साथ ही घसीटता हुआ ले जाएगा। तो इसलिए यह माना गया कि माध्यम जो है वो एक ठोस होना चाहिए जिसकी दृढ़ता बहुत अधिक हो। साथ ही साथ क्योंकि ये सभी को पता था प्रकाश तो तारों से, सूरज से, सभी जगह से पृथ्वी पर पहुंच रहा था, तो इसका मतलब प्रकाश तो बहुत दूर दूर से ट्रेवल करके आ रहा है, तो माध्यम भी सभी जगह व्याप्त होगा जिसमें पृथ्वी और दूसरे जो भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड है, वो भी उस माध्यम के अंदर ही चल रहे होंगे। तो यह ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें पृथ्वी या अन्य आकाशीय पिंड जो है वो उसमें चलते हुए कोई प्रतिरोध अनुभव ना करे। अब ये कोई प्रतिरोध अनुभव ना करें तो इस माध्यम की खोज प्रारंभ हो गई कि ऐसा विशेष प्रकार का माध्यम कैसे मिले
और वो मतलब वो कहाँ है, कैसा है। इसी दौरान इस माध्यम के, क्योंकि ये जो माध्यम है पूरे संसार में व्याप्त है, तो जो निरपेक्ष निर्देश तंत्र का जो विचार था वो दोबारा से उभर के आना शुरू हो गया, उसको भी ज्यादा बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। अब वो बढ़ावा कैसे मिला वो अपन देख लेते हैं। मैक्सवेल ने एक चीज और बताई थी। उसने जब लाइट की प्रॉपर्टीज बताई तो उसने एक विशेष बात बताई कि जो प्रकाश है उसका वेग निर्वात में सभी दिशाओं में समान होता है। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट था जिससे जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी ये निरपेक्ष निर्देश तंत्र की जो बातचीत चल रही थी उसे और ज्यादा बल मिला। यह मान लिया गया कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वह कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समान रहे। यानी ऐसा कोई भी अगर फ्रेम है, यानी जो हम माध्यम ढूंढ रहे हैं, अगर वो माध्यम मिल जाए तो वो माध्यम क्या होगा, उसमें प्रकाश का वेग अगर सभी दिशाओं में समान रहता है तो क्या हो जाएगा, उसको हम एक निरपेक्ष निर्देश तंत्र मान लेंगे। अब ये माध्यम तो उस वक्त तक मिला नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये माध्यम की प्रॉपर्टीज हमारे को पता है, तो इसको उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम नाम दे दिया ईथर, जो कि प्रकाश के संचरण के लिए। वास्तव में इसका नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस ईथर मतलब ऐसा माध्यम, काल्पनिक माध्यम जिसमें से लाइट पास हो सके, इसलिए उसको ल्यूमिनिफेरस। ल्यूमिनिफेरस का मतलब होता है जो चमकदार हो। तो ऐसा एक काल्पनिक माध्यम मान लिया गया और ये सुझाव दिया गया कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर भरा हुआ है और उसके सापेक्ष जो प्रकाश का वेग है वो सभी दिशाओं में समान है। तो ये एक कोरी कल्पना ही थी उस वक्त, ये सिर्फ माना गया था। तो अब ये जो कल्पना है इसको उपयोग में लेते हुए, इसको काम में लेते हुए निरपेक्ष निर्देश तंत्र के बारे में कई सारे विचार रखे गए अलग अलग। ठीक है, उसको एक्चुअल में क्या करा उन्होंने, जो ईथर उन्होंने सपोज किया उसको एक निरपेक्ष निर्देश तंत्र मान के अलग अलग खोज की जाने लगी। तो बहुत सारे विचार आए, उन विचार में से दो विचार जो थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। एक तो ये सबसे पहला जो विचार था वह ये था कि जो ईथर है वो सभी गतिशील पिंड, क्योंकि पूरे संसार में हमने ईथर को व्याप्त मान लिया, तो पिंड तो उस ईथर उस माध्यम में चल ही रहे हैं। तो वो चलते हुए पहला विचार तो ये था कि जो सभी पिंड है वो ईथर को अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे हैं, वो उसके साथ साथ ही घिसकता हुआ जा रहा है। और दूसरे प्रमुख विचार जो था वह था कि जो गतिमान पिंड है वह तो गति कर रहा है, लेकिन पूरे संसार में जो ईथर है वो स्टेशनरी है। तो अब स्टेशनरी ईथर है। अब इन दोनों विचारों के जो कंक्लूजन है, क्योंकि ये तो पहले विचार आए, फिर उसके ऊपर चर्चा हुई और अल्टीमेटली उन चर्चाओं के आधार पर इन विचार में से एक विचार को प्रमुखता से रखा गया और दूसरे को छोड़ दिया गया। हम इन दोनों विचारों के बारे में समझ लेते हैं। तो जो पहला विचार था उसमें ये था कि गतिमान पिंड जो है ईथर को अपने साथ घसीटते हुए चलते, खींचते हुए चलते हैं। तो अगर ईथर उन गतिमान पिंडों के साथ ही चल रहा है तो ऐसी स्थिति में ईथर और गतिमान पिंड इनके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, रिलेटिव मोशन नहीं होगी। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रकाश के वेग में गतिमान पिंडों के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब जब परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम कोई भी ऑप्टिकल फिनोमेना की सहायता से ईथर के सापेक्ष गतिमान पिंडों की गति के बारे में कुछ भी आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मान लिया ईथर जो है वो उनके साथ साथ ही चल रहा है,
तो कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं है, तो लाइट भी उनके साथ साथ ही चल रही है, और कोई ऑप्टिकल फिनोमेना, कोई भी अपन ऑप्टिकल फिनोमेना को स्टडी करके उसके बारे में ईथर के या गतिशील पिंड के जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। लेकिन ये विचार छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि यह विचार जो है वह तार के विपथन जो होता है, स्टेलर एबरेशन, उसको नहीं समझा पाया था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब दूसरे विचार को हम देख लेते हैं। दूसरा विचार ये आया कि गतिमान पिंड जो है वो एक स्थिर माध्यम में गति करते हैं, यानी पूरे संसार में जो माध्यम, जो ईथर है वह स्थिर है, स्टेशनरी है, और पिंड सभी उसके अंदर गति करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब ईथर स्थिर है तो उन दोनों के बीच में हम गति का मापन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो इससे क्या होगा, अगर ईथर माध्यम में कोई पिंड गति कर रहा है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा, उन गतिमान पिंडों के सापेक्ष प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकाश का वेग दिखाई आप मेजर कर सकते हो। और क्योंकि ईथर एक स्टेशनरी है तो उसको हम एक निरपेक्ष निर्देश तंत्र की तरीके से काम में ले सकते हैं, और ऑप्टिकल फिनोमेना, अलग अलग ऑप्टिकल फिनोमेना को यूज में लेकर गतिमान पिंडों का निरपेक्ष मान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि वो उसको एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे हम ईथर को, और उसके सापेक्ष हम गतिमान पिंड का वेग ज्ञात कर पाएंगे। तो इस सहायता से हम जो भी आपके संसार में जितने भी गतिशील पिंड है उनका एब्सोल्यूट मान, वेग का एब्सोल्यूट मान प्राप्त कर पाएंगे। तो ये दूसरा विचार ज्यादा ऑथेंटिक लगा और मान्य रहा, और इसी को आगे प्रोपगेट किया। तो अब इस विचार का, क्योंकि जब ये मान्य था तो इस विचार को काम में लेते हुए माइकलसन मॉर्ले ने एक प्रयोग करने का सोचा। माइकलसन ने एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो व्यतिकरण को स्टडी करता था, और उस उपकरण का नाम था माइकलसन व्यतिकरण मापी। माइकलसन व्यतिकरण मापी के उसने जो डिजाइन किया था उसके ऊपर उसने इंटरफेरेंस को स्टडी किया, और उसी से वह विभिन्न प्रयोगों को करने की कोशिश कर रहा था। 1887 में माइकलसन और मॉर्ले दोनों ने साथ मिलकर इस उपकरण को बहुत ही हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में चेंज करा। मतलब इंटरफेरोमीटर इनिशियली माइकलसन ने ही बनाया था, बाद में माइकलसन और मॉर्ले ने उसको और ज्यादा संशोधित कर हाईली सेंसिटिव बनाया। अब ये सेंसिटिव बनाने के पीछे कारण क्या था? वह क्या वास्तव में करना क्या चाहते थे? वह चाहते थे कि ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग हम नाप लें। तो पृथ्वी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, उसको वो नापने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया। तो अब और साथ ही साथ उन्होंने ये भी, उनके दिमाग में, बहुत सारे वैज्ञानिकों के दिमाग में भी था कि ईथर जो मान लिया गया है ये वास्तव में कोई माध्यम है, ऐसा माध्यम है भी या नहीं। तो इसके अस्तित्व का पता लगाने के लिए भी ये प्रयोग किया गया। अब ये देखिए, ये माइकलसन मॉर्ले का वास्तविक यंत्र है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इन्होंने अपनी लैब में डिजाइन किया और इस पर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो आज भी इतना महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, माइकलसन और मॉर्ले। अब हम ये देख लेते हैं, जो इन्होंने व्यतिकरण मापी बनाया था उसके मुख्य सिद्धांत क्या था।
ये एक बार मैंने आपको माइकलसन ने जो प्रयोग किया, इन दोनों ने प्रयोग किया, उसका रेखांकित चित्र बताया है। अब हम इसका सिद्धांत समझते हैं। तो सिद्धांत इसका क्या है? यह जो है एक्सपेरिमेंट, वह व्यतिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब व्यतिकरण का सिद्धांत क्या है? व्यतिकरण का सिद्धांत कहता है कि अगर दो कोहेरेंट, मतलब कोई एक कोहेरेंट सोर्स से आने वाली दो तरंगे किसी स्थान पर अध्यारोपित होती हैं, तो उनके फेज के हिसाब से उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव, संपोषी या विनाशी व्यतिकरण होता है। यानी अध्यारोपण का सिद्धांत से कुछ स्थानों पर तो आयाम अधिकतम हो जाता है और कुछ स्थानों पे आयाम कैंसिल आउट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही कुछ जैसे हम जो पानी की तरंगे हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं उतार चढ़ाव, कुछ इस तरीके से इफेक्ट आपको दिखाई देता है। तो ऐसा ही माइकलसन मोर्ले का जो ये एक्सपेरिमेंट है वो व्यतिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। व्यतिकरण के बारे में आप डिटेल में ऑप्टिक्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं और उस अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में भी हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। उन्हीं सिद्धांतों को यहाँ पे काम में लिया गया। अब इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट में मुख्य बात है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे बताती हूँ, फिर आपको चित्र के अंदर भी बता दूंगी। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रकाश की किरण ली और प्रकाश की किरण को इंटेंस बनाने के लिए, एक मिनट मैं वापस से आपको वो डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, आपको चित्र से जल्दी समझ आएगा। एस जो है वो हमारा एक प्रकाश का स्रोत है और इस प्रकाश के स्रोत से जो आने वाला प्रकाश है वो चारों तरफ बिखर जाएगा, तो हमारे को इंटेंस बीम नहीं मिल पाती। इसलिए इसमें आगे एक लेंस लगा दिया। इस लेंस की सहायता से हमारे को एक पैरेलल बीम, फोकस्ड पैरेलल बीम हमारे को मिल जाती है। अब ये जो पैरेलल लाइट रेज है ये हमारी सबसे पहले एक पी दर्पण पर गिरती है। पी दर्पण को हम बीम स्प्लिटर भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइट रे की जो बीम आ रही है वह, ये जो दर्पण है वो इस लाइट रे को दो भागों में विभाजित करने का काम करता है। अब ये विभाजित करने का काम कैसे करता है? वास्तव में ये एक दर्पण है, लेकिन इस पे जो ये सिल्वर पॉलिशिंग की जाती है वह, उसकी जो परत है वो बहुत ही पतली है। पतली परत होने के कारण क्या होता है, जब लाइट रे इसके ऊपर गिरती है तो वह दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसका कुछ अंश 50%, करीब आधा अंश तो परावर्तित हो जाता है, जैसे साधारणतः दर्पण में होता है, और उसका आधा भाग 50% भाग पारगमित हो जाता है। यानी पतली लेयर होने के कारण बहुत सारा प्रकाश उस एक साधारण ग्लास की प्लेट के समान ही इसमें से पारगमित हो जाता है। यानी एक ही लाइट रे जो है वो दो भागों में विभक्त हो गई। एक तो रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपकी परावर्तित किरण, और एक अपवर्तित किरण। अब परावर्तित और अपवर्तित किरण दोनों ही लंबवत दिशा में, जैसा आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, लंबवत दिशा के अंदर गति करती हैं और आगे जाके एक एक दर्पण रखा हुआ है दोनों दिशाओं में। M1 ऊपर की ओर और M2 नीचे की ओर दर्पण रखे हुए हैं, इनसे जाके टकराती हैं। अब ये सिंपल दर्पण है जिस पर अच्छी लेयरिंग करी हुई है। तो यहाँ से दर्पण से लाइट रे टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। तो क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है तो उसी दिशा में वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट रे गई, सीधी गिरी और सीधी ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। साथ ही साथ ये जो पारगमित प्रकाश है जो अपवर्तित हुआ
वह इस दर्पण M2 दर्पण पे आया, टकरा के पुनः लौट गया। अब ये दोनों किरणें वापस लौट के इस बिंदु पे अध्यारोपित होती हैं, दोनों सुपर इम्पोज होती हैं। सुपर इम्पोज होने के बाद वह इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं, दोनों के बीच में व्यतिकरण फिनोमिना होगा, और वह व्यतिकरण का जो फिनोमिना है वो हम इस टेलीस्कोप की सहायता से, दूरदर्शी की सहायता से यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सिद्धांत ये था कि अगर हम ये जो डिस्टेंस है PM1 और PM2, ये डिस्टेंस अगर हम बराबर कर दें तो हमारे को यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रिंज है, जो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, फ्रिंजेस मिलेंगी, व्यतिकरण फ्रिंजे, उनका जो सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट होगी। और अगर हम इसके दर्पण में कोई मूवमेंट डिस्टेंस में अंतर करेंगे या किसी प्रकार से वेग में अंतर आता है तो यहाँ पर फ्रिंज शिफ्ट हमारे को ऑब्जर्व होना चाहिए। अब ये फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व हो इस कारण से, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा फ्रिंज शिफ्ट भी अगर हो तो ये इसको नोट कर पाए, इसीलिए इसको, इस इंस्ट्रूमेंट को इतना ज़्यादा सेंसिटिव बनाया गया था। तो ये हमारा मुख्य रूप से माइकलसन मोर्ले का प्रयोग है। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपके दिमाग में आ सकती है कि ये P' जो है वो क्या है। P' हमारी एक कंपनसेटिंग प्लेट है जो हमारे ऑप्टिकल, जो लाइट रे है उसके ऑप्टिकल पाथ को, प्रकाशीय पथ को बराबर करने के लिए लगाई जाती है। अब इस प्रयोग से माइकलसन मोर्ले ने जो प्रयोग वो करना चाहते थे, उस प्रयोग के जो उन्होंने सोचा कि इससे ये चीज निकलेगी, उसके बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट्स आए। इसको नल रिजल्ट्स, नल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, कि नेगेशन रिजल्ट्स आए थे इसके। तो उन रिजल्ट्स को कैसे उन्होंने प्राप्त किया, उसके मैथमेटिकल एनालिसिस किया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उस रिजल्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर आधारित आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी के अभिग्रह जो है वो इसके ऊपर आधारित ही दिए थे। वो उन्होंने कैसे दिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।